पिछले सोमवार अर्थात 3 मार्च 2025 को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा झारखंड का बजट प्रस्तुत किया गया। यदि आप एक परीक्षार्थी हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं हाल फिलहाल में, तो आपको इस बजट को ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बजट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप झारखंड के नागरिक हैं तो एक जागरूक नागरिक होने के कारण भी आपको बजट पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसका आय का स्रोत क्या है और वो उस पैसे को किस तरह से खर्च करिए। आय का स्रोत क्या होगा? आय का स्रोत तो आप ही है, आप ही से किसी ना किसी तरह से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, आप ही से का पैसा जो है वो सरकार के पास जा रहा है और उसी पैसा को सरकार खर्च कर रही है। तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सरकार जो है कितना ऋण ले रही है, कितना पैसा आपके ऊपर खर्च कर रही है। अगर आप किसान हैं तो किसान के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के ऊपर कितना खर्च कर रहा है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। डीपली अगर नहीं भी जान रहे तो एक आम नागरिक होने के कारण जो भी बेसिक सामान्य जानकारी है वो आपको जरूर रखना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे थंबनेल में भी बनाए हैं, मैया योजना के लिए बहुत सारा ऋण जो है सरकार ले रही है। तो ऋण तो हम लोग लेते हैं, जैसे घर में भी है, घर चलाने के लिए भी कभी कभी हम लोग ऋण लेते हैं। तो एक हुआ कि ऋण लिया और पार्टी कर लिए, और एक हुआ कि ऋण लिया और कहीं पूंजी में लगा दिए, कहीं फैक्ट्री लगा दिए या कहीं पर दुकान खोल लिए। तो दोनों में अंतर है ऋण लेने में। एक में हो गया कि हम पूंजी का सृजन कर रहे हैं, दूसरा में हो गया कि पैसा को हम कहीं ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो ठीक है, मैया सम्मान के लिए अब पैसा दिया जा रहा है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष आप जो है उस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ये जो बजट है उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी से भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे और एक आम नागरिक के तौर पे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस बजट में क्या क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बजट क्या होता है? बजट होता है, एक सामान्य भाषा में कहें तो आय और व्यय का स्रोत। जैसे आप कहीं दुकान गए, तो दुकान गए, कोई चीज़ खरीदने गए या कोई इवेंट आपको कराना है, वहाँ पे आप गए, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है आपका बजट क्या है, मतलब आप कितना खर्चा कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सरकार के बारे में बात हो रहा है कि सरकार का आय का कितना स्रोत है और व्यय का कितना स्रोत है। यही चीज़ को तो बजट में बताया जाता है। तो बजट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे कि इस बार जो मार्च में बजट आया, अभी जो बजट आया वो आपका 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। तो ये जो है आने वाले समय के लिए हम लोग का आय का स्रोत कितना है या कहाँ से आय का स्रोत होगा और कहाँ हम उस पैसे को खर्च करेंगे, उसका पहले से ही व्यवरा होता है। इसीलिए यहाँ पे बजट में होता है 25 और 26, यानी आने वाले समय में हम किस तरह से पैसा को कमाएंगे और कहाँ खर्चा करेंगे। और ये जो बजट बनाया जाता है वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है, और इस विभाग का एक तरह से कहिए हेड जो है या मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के जो हेड है राधाकृष्ण किशोर जी हैं। तो उसी के एक तरह से कहिए मार्गदर्शन में ये बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया या उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये बजट बनाया गया। अब बजट पढ़े इससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि वही लोग ज़्यादातर सब्सक्राइब किए हमारे वीडियो को, और ज़्यादातर हमारे जो देखने वाला या व्यूअर है वो परीक्षार्थी है। तो उसके दृष्टिकोण से अगर हम बताएं तो यहाँ पे ये जो बजट है वो राजकोषीय नीति का एक पार्ट है। तो ये जो राजकोषीय नीति होता क्या है, इसको अगर तोड़ के पढ़े तो राजकोषीय नीति यानी राजा का जो कोष है उसका जो पॉलिसी होता है उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। अब ये राजकोषीय नीति क्या होता है? तो राजा यानी कि अभी वर्तमान रूप से अगर हम देखें तो सरकार का आय का क्या स्रोत है, उसका व्यय का क्या स्रोत है, सरकार कहाँ से ऋण ले रही है वो चीज़ होता है, सरकार हमारे ऊपर यानी जनता के ऊपर कितना टैक्स लगा रही है, अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं या नीति बनाते हैं तो वो किस में आता है? राजकोषीय नीति। सरकार हमारे ऊपर कितना सब्सिडी में खर्चा कर रही है उसके बारे में कोई नीति बन रहा है या चर्चा हो रहा है, तो ये भी हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? राजकोषीय नीति। तो ये सब राजकोषीय नीति है। तो यहाँ पे राजकोषीय नीति के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो 3 घटक होते हैं या 3 चीज़ों से मिलकर राजकोषीय नीति बनता है। पहला जो होता है वो बजट, जिसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरा जो होता है वो टैक्स का कॉम्पोजिशन। तो टैक्स जो पहले साल था, पिछले वर्ष था, वही इस बार भी है, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि सरकार के विभिन्न प्रकार के घाटे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पता भी चलेगा, अभी तुरंत देखेंगे कि ये जो बजट है वो घाटे का बजट है। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ पे समझेंगे कि कितना घाटा ना सरकार में चल रही है या क्या क्या है ना, किस तरह का घाटा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो संविधान है, भारतीय संविधान के 112 जो कि संघ सरकार के बारे में बात करती है और अनुच्छेद 202 जो कि राज्य सरकार के बारे में बात करती है। ये दोनों में बजट के बारे में प्रावधान है। लेकिन बजट जो शब्द हम लोग कह रहे हैं ना, ये शब्द का कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। 112 और 202 में जो शब्द का उल्लेख
लेख है वो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी साल भर का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण यानी कि वित्त मतलब क्या होता है पैसा, उसका जो विवरण है यानी कि खर्चा और आय का जो विवरण है वही हम लोग आम भाषा में बजट बोल देते हैं, जो कि संघ के बारे में यानी संघ सरकार के बारे में, भारत सरकार के बारे में अनुच्छेद 112 में बात करता है और राज्य सरकार के बारे में 202 में बात करता है। तो फिलहाल हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, वहीं पे फोकस करते हैं। तो चलिए अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड के बजट पढ़ने से पहले थोड़ा सा बजट को समझ लीजिए। बजट जो होता है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, और एक को बोलते हैं कैपिटल यानी कि पूंजीगत बजट। पूंजी मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे पैसा हम लगा दिए तो उससे कुछ ना कुछ पैसा हमको रिटर्न आएगा। राजस्व में क्या हो जाएगा कि एक बार पैसा हम वहाँ पे खर्चा कर दिए तो वो हमको वापस आने वाला नहीं है। तो इसी तरह से कुछ क्लासिफिकेशन किया गया, थोड़ा सा हम बेसिक आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही कम समय में। उम्मीद करते हैं आप इसको समझने का ना थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। रेवेन्यू में क्या होता है, राजस्व में आय होता है और राजस्व में क्या होता है, व्यय होता है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा है ना कॉन्सेंट्रेट होके हम जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व आय। राजस्व आय में जैसे कि पहला जो भाग होता है वो होता है टैक्स। अभी इसी से रिलेटेड चीज़ आपको अभी हम आगे भी बताएंगे जो कि पेपर कटिंग में भी दिया गया। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अगर आप कुछ टैक्स दे रहे हैं सरकार को प्रत्यक्ष रूप से तो वो आपका राजस्व में जाता है, राजस्व आय में जाता है। और अगर आप बिस्किट कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, किताब कॉपी पेंसिल रिचार्ज भी करा रहे हैं, तो उससे आप अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो वो पैसा भी राजस्व आय के रूप में जा रहा है। टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के पास, तो इससे सरकार को इनकम हो रहा है। अब ये जो पैसा हम दे रहे हैं सरकार को वापस नहीं कर रहा है, मतलब टैक्स में हम जो पैसा दे दिए या चालान, अगर नॉन टैक्स के रूप में अगर हम देखें तो चालान के रूप में अगर कहीं आप हेलमेट पहन के नहीं गए, आपका चालान कट गया, तो वो पैसा अगर सरकार के पास चला गया तो वो पैसा सरकार हमको डायरेक्टली वापस नहीं करेगी। तो इस तरह का जो आय होता है उसको हम लोग राजस्व आय कहते हैं। उसी तरह से व्यय है, व्यय में जहाँ पे भी खर्चा हम कर दिए सरकार को वापस वो पैसा नहीं आता है। देखिए एक हो गया कि आय हो गया, तो सरकार का आय हो गया। अब आय सरकार का हो गया यानी कि सरकार कहीं से पैसा ला रही है और उसको देना नहीं हो रहा है, तो यही चीज़ तो व्यय में भी होगा। सरकार अगर कहीं पैसा दे रही है तो उससे उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, रिटर्न आने वाला नहीं है। जैसे कि अगर आपको क्या किया जाए, मान के चलिए सब्सिडी दिया जाए, सरकार आपको सब्सिडी में कुछ दे रही है, पैसा दे रही है, तो वो पैसा आपको वापस मांगेगी, नहीं मांगेगी। मैया योजना में 2500 आपको दिया जा रहा है, तो वो पैसा सरकार क्या वापस मांगेगी, नहीं मांगेगी। तो सीधा सा बात है कि यहाँ से यहाँ पे हम लोग जो राजस्व व्यय कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, वो जो पैसा होता है सरकार के पास वापस डायरेक्टली फिर से नहीं आता है। लेकिन वही 2500 अगर सरकार हमको ऋण के रूप में देती तो हमको देना पड़ता, लेकिन वो क्या कर रही है कि महिलाओं के है ना उत्थान के लिए वो पैसा दिया जा रहा है, तो वो एक योजना का पार्ट है, एक दान समझ के उसको दिया जा रहा है, वो पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो इस तरह से समझिए क्या रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि राजस्व जो व्यय होता है उसका पैसा एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, इससे फ़ायदा नहीं होता है। एक चीज़ जानिएगा, ठीक है फ़ायदा नुकसान का तो अलग चीज़ है, लेकिन इससे पूंजी का जनरेट नहीं होता है कि हम 50 रुपया डाल दिए तो फिर हमको 55 रुपया मिल गया, ऐसा नहीं हो गया। 2500 आप मैया योजना में दे दिए किसी एक व्यक्ति को तो उससे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है उसका उत्थान होगा अलग बात है, वो एक लॉन्ग टर्म पे है ना बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार को डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर वही चीज़ सरकार 2500 रुपया किसी एक महिला को ऋण के रूप में देती तो हो सकता है उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो दोनों अलग बात है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर राजस्व में व्यय करते हैं तो सरकार को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, और राजस्व में अगर आय होता है तो सरकार को किसी तरह कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, यानी सरकार का कोई लायबिलिटी नहीं होता है, देयता नहीं होता है। सरकार एक बार पैसा ले ली वापस आपको नहीं देगी, टैक्स के रूप में लेगी तो भी नहीं देगी, नॉन टैक्स के रूप में लेगी यानी चालान काट के लेगी तो भी आपको वो पैसा वापस नहीं करने वाली है। इसी तरह से कैपिटल, ये क्यों समझा रहे हैं क्योंकि आगे अभी इसका जरूरी पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा बहुत हम समझा रहे हैं। कैपिटल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, रिसिप्ट होता है यानी आय होता है, और एक्सपेंडिचर होता है यानी कि व्यय होता है, यानी कि पूंजी। पूंजी नाम से ही पता चलता है या नाम से ही है ना हम लोग के दिमाग में आता है कि कहीं पे पैसा इन्वेस्ट हम कर दिए तो वहाँ से हमको कुछ बहुत पैसा जो है रिटर्न में आएगा। अगर हम जेरोक्स का मशीन खरीद लेंगे 13,000 में तो उसको हम क्या करेंगे, जेरोक्स करके वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट किए हैं तो उससे हमको क्या होगा, वापस मिलेगा। लेकिन वही 13,000 हम किसी को दान में दे देंगे तो वो पैसा मिलेगा नहीं। तो अगर दान में दे दिए मैया योजना में तो वो राजस्व व्यय में आ जाएगा। लेकिन उसी का अगर आप क्या खरीद लेते हैं, कोई है ना मशीन खरीद लेते हैं, कोई जेरोक्स मशीन खरीद लेते हैं, कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, तो उससे क्या होता है, पूंजी आप लगाए उससे क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ये जो व्यय होता है ना इसको अच्छा माना जाता है सरकार का, लेकिन सरकार उसमें कम खर्चा कर रही है। और यहाँ पे जो आय होता है वो होता है आपका ऋण के द्वारा लिया गया
आय होता है। अगर सरकार ऋण ले रही है तो जैसे यहाँ पे बोले ना, टैक्स अगर हम दे दिए तो सरकार हमको वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर हम सरकार को ऋण दे दिए 2500 रुपया तो सरकार को आज ना कल हमको वापस ऋण जो है वो वापस करना होगा ब्याज के सहित। तो दोनों में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पैसा, कैपिटल पूंजी में अगर पैसा यहाँ पे सरकार के पास आता है तो सरकार को उस पैसा को किसी समय अंतराल के बाद वापस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वापस करना नहीं पड़ता है। उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यय हो गया। सरकार अगर किसी चीज़ में पैसा खर्च कर रही है तो सरकार को चूँकि पूंजी लगा रही है तो कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा होगा, और यहाँ अगर खर्चा करेगी राजस्व व्यय में तो इसको खर्चा नहीं होगा। यही मैया योजना है, इसी में सरकारी जो सहायता मिलता है ना वो यहीं आता है। सब्सिडी एक तरह का सब्सिडी है ये तो, है मैया योजना। तो इससे सरकार को डायरेक्ट है ना क्या होता है, बोझ इससे बढ़ता है, इससे बोझ नहीं बढ़ता है। क्योंकि अगर यहाँ 2500 रुपया इन्वेस्ट किया जाता तो यहाँ हो सकता है 100 रुपया इसका ब्याज आता है, लेकिन यहाँ पे 2500 रुपया गया तो गया। तो उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे झारखंड पे थोड़ा सा फोकस करते होंगे, और अभी तक वीडियो में आप बने हुए हैं तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा वीडियो जो है वो समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बजट के बारे में बात करते हैं और झारखंड के बजट के बारे में देखते हैं कि झारखंड का बजट कितना है। तो झारखंड का बजट जो है वो 1,45,400 करोड़ का यहाँ पे बजट है। यानी कि जो हम लोग बोले ना कि कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 100 रुपया का बजट है, 200 का, 1000 का है। तो सरकार का जो झारखंड सरकार का जो आने वाला वर्ष का वित्तीय वर्ष का बजट है वो कितना का है, 1,45,400 करोड़ का है, जिसमें से पिछले साल से बोला गया है कि 16,500 करोड़ ज़्यादा था। यानी कि आप जब पिछले बार कपड़ा खरीदने गए थे तो 1000 लेके गए थे, इस बार लेके गए तो है ना 1500 लिए, तो अब बार कितना ज़्यादा था, 500 ज़्यादा था। तो वही बात है, पिछले साल हम लोगों का जितना बजट था उससे 16,500 करोड़ इस बार का बजट जो है वो ज़्यादा है। इतना पैसा हम लोग ज़्यादा इनकम का स्रोत, इनकम के बारे में सोच रहे हैं और इतना पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें 4 बड़ी घोषणाएं हैं जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, या ये PDF हम दे देंगे, आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जिसमें स्वास्थ्य में बोला गया है कि 6 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, रिम्स 2 भी, है ना। उसके बाद शिक्षा में दिया गया है 4 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 तकनीकी विश्वविद्यालय खुलेंगे। तीसरा में दिया गया है कृषि मिलेट मिशन में वो 1 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। और चौथा में दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कि 1200 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो अपग्रेडेड होंगी। तो ये मुख्य इसका हेडिंग था। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि इस बजट के मुख्य क्या प्रावधान आपके दिए गए हैं। तो इस बजट के बारे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है मैया को ही सब कुछ अर्पण। यहाँ पे मैया को ही सब कुछ अर्पण क्यों कर दिया गया है, क्योंकि मैया के चलते यहाँ पे सरकार का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा मैया योजना के चलते बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है कि बोलता है कि कुल बजट का 9.19% जो है, और योजना जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है आम लोगों के उत्थान के लिए, सरकारी मतलब गरीबों के उत्थान के लिए, उस योजना का 14.56% यानी उतना पैसा तो केवल और केवल किसके लिए चला गया, मैया योजना के लिए। तो इतना पैसा पहले जो है मैया योजना तो था ही नहीं, तो इतना जाता नहीं था। और समझ लीजिए कि यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे भी 13,600 है ना 363 करोड़ रुपया, इतना करोड़ रुपया जो है वो केवल और केवल मैया योजना के लिए सैंक्शन किया गया है, यानी रखा गया है। एक साल में सरकार इतना पैसा जो है मैया योजना के नाम पे खर्च करने वाली है। तो ये जो पैसा जो अभी खर्च किया जा रहा है 13,000 करोड़, आप अभी आगे पढ़ेंगे या अभी तुरंत हम बताएंगे कि 13,000 करोड़ अभी जो है ये दिया जा रहा है मैया योजना के नाम पे, और 20,000 करोड़ अभी ऋण लिया जा रहा है। तो ऋण क्यों लिया जा रहा है, मैया योजना को सस्टेन करने के लिए। और मैया योजना लुक लुभावनी योजना है, इससे सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा कि कैसे यहाँ पे ऋण लेके अपने, है ना, मतलब वो सरकार तो अब यही कहेगी ना कि आम या महिलाओं का उत्थान हो रहा है, लेकिन महिलाओं का उत्थान दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर विरोध कर दिया जाए तो उन लोगों का वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लागू कीजिए, लेकिन आप अपना कैपेसिटी इस तरह से बढ़ाइए कि आप इसको पैसा दे सकते हैं। ऋण लेके फिर दे ही दीजिएगा तो कौन से बड़ी बात, फिर तो अल्टीमेटली वो भी तो झारखंड की जनता ही है, तो उनके ऊपर भी तो ऋण का बोझ जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए मैया को सब कुछ अर्पण कर दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये बजट जो है वो घाटे का बजट है। आपके लिए जानना है कि कितना घाटा है, तो 4,898 करोड़ का ये घाटे का बजट है। यानी कि समझ लीजिए कि हम लेके गए थे 1500 रुपया और कपड़ा खरीद लिए 2000 का, तो मेरा घाटा कितना हुआ, 500 का। तो उसी तरह समझिए कि जितना आय है उससे ज़्यादा यहाँ व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है। कितना ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो 4,898 करोड़, जो कि हम लोग ऋण के तौर पर हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ये GSDP का 0.88% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे और हम लोग एक एक करके थोड़ा सा, है ना, इसको जानने का प्रयास करेंगे
कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा अगर PDF है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पे भी है ना हम PDF जो है वो दिए थे, और PDF दिए थे तो यहाँ पे हो सकता है आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यहाँ प्राथमिक घाटा करके यहाँ पे दिया गया है। प्राथमिक घाटा जो है ये जो है 4,998.78 करोड़ रुपये है, जो कि 0.88% है। तो ये PDF जो है हम डाल दिए, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं आय कितना है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो अभी आपको बोले कि रेवेन्यू से आय कितना हो रहा है, यानी कि टैक्स से नॉन टैक्स से जो आय हो रहा है वो कितना हो रहा है 1,25,153 करोड़ रुपया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पूंजी से कितना आय हो रहा है, यानी कैपिटल वाला जो रिसिप्ट है, यानी ऋण उन लेके कितना, या जो भी उसका फॉर्म होगा, कुछ कंपनी होगा उसका बेच के उसको कितना पैसा हो रहा है, तो 20,246.56 करोड़ रुपया पैसा उसको इनकम हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो ऋण है अभी सरकार का कितना हो गया है, 20,000 करोड़ हो गया है। और ये क्यों किया गया है, तो मैया योजना को सस्टेन करने के लिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे और भी है ना, दैनिक भास्कर पढ़िए गया, दूसरा पेपर में भी दिया होगा कि इस बजट में कहा गया है कर राजस्व, ये जो टैक्स वाला बात है ना, टैक्स से भी हम लोग को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो इसमें 10% से और गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स से यहाँ पे 18% वृद्धि का अनुमान है। मतलब यहाँ से जो पैसा सरकार को आने का अनुमान है 18%। मतलब अगर पिछले साल 100 रुपया आया था तो इस बार कितना आएगा 118 रुपया, और यहाँ पे 10% का वृद्धि देखने को मिलेगा। यानी पिछले बार अगर 100 रुपया आया था तो इस बार आएगा 110 रुपया। तो इनकम ज़्यादा हो रहा है तो उसको सही तरीके से अगर खर्चे करती है सरकार तो हो सकता है, या देखिए दोनों पक्ष हो सकता है। हम यहाँ केवल आलोचना नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अगर सही जगह में कोई भी चीज़ को खर्चा कीजिएगा तो उससे आम जनता का ही फायदा होगा। केवल आप अपना वोट बैंक बनाने के लिए अगर कहीं पे खर्चा कर रहे हैं, नाम तो सभी देगा कि हम जनता के फ़ायदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन सभी जानता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है अपने बारे में सोचती है कि कैसे हमको यहाँ पे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्या योजना हम चलाएँ और क्या योजना नहीं चलाएँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चूँकि एक एजुकेशनल चैनल है, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि शिक्षा का जो बजट है उसको घटा दिया गया, 6271 से लेके 6265 कर दिया गया है। 6265 शिक्षा विभाग को दिया गया है। और समाज कल्याण जिसके अंतर्गत मैया योजना भी आता है, जो कि 8,000 करोड़ था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 22,000 करोड़। और ये हेडिंग में ही देखिएगा कि 275% तक यहाँ पे समाज कल्याण का जो पैसा था या बजट था उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपका ऋण लिया गया है। ऋण कितना लिया गया है, तो देखिए यहाँ बोलता है 78 घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार जो है 20,000 करोड़ रुपया ऋण ले रही है। पहले जो ऋण था वो कितना था 18,000 करोड़, अब 20,000 एक्स्ट्रा लेंगे तो अब ऋण का बोझ जो हो जाएगा 38,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा ऋण लेके मैया योजना को सस्टेन किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये समझिए कि है ना, पथ निर्माण में भी घटाया गया है, ग्रामीण विकास कार्य में भी घटाया गया है, ग्रामीण विकास में भी घटाया गया है। ऊर्जा और गृह जो विभाग है उसमें बजट को थोड़ा बहुत पिछले साल के तुलना में बढ़ाया गया। तो ये जो है मेन फोकस, आप बस इतना देखिए कि कैसे समाज कल्याण या मैया योजना के कारण यहाँ पे इसका जो बजट है उसको बढ़ा दिया गया 275%। और यही सबको मेंटेन करने के लिए दूसरे कई सारे विभाग थे उसके बजट को यहाँ पे घटा दिया गया, जिसमें एक हम लोगों का विभाग जो आता है शिक्षा भी आता है। मतलब शिक्षा जो है ना, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके सरकार जो है वो समाज कल्याण यानी मैया योजना पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कैसे यहाँ पे आपका राजस्व प्राप्ति होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1,51,053, हाँ 1,51,053.44 करोड़ जो है वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसी तरह से पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से पैसा अगर सरकार कहीं से आ रहा है तो उससे वो पूंजी वाला से है ना, पूंजी वाला ऋण ले रही है तो उसको पूंजी में ही इन्वेस्ट करेगी, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो ये जो है आपका 20,246 करोड़ जो है वो पूंजीगत प्राप्ति है। टोटल अगर रिसिप्ट अगर हम लोग देखें तो 1,45,400 करोड़ है, यानी कि सरकार का जो आय है वो कितना है 1,45,400 करोड़। तो ये टेलीग्राम चैनल में हम डाल दिए हैं, उसका आप देख सकते हैं। इसी में यहाँ पे ये भी दिया गया, हाईलाइट हम कर दिए हैं कि 20,000 करोड़ जो है वो सरकार जो है वो ऋण ले रही है। अभी हमको बताएं पूंजीगत जो आय होता है उसमें ऋण को भी हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। डेप्थ होता है ना, इंटरनल डेप्थ हो गया और एक्सटर्नल डेप्थ हो गया। तो ये जो होता है आपका
पूंजीगत आय में ही हम लोग गिनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी आपको बताया कि पूंजी के अंतर्गत अगर कोई इनकम आपको हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आपको रिटर्न करना होगा, यानी कि अगर आप ऋण में पैसा लाए हैं तो आज ना कल उसको वापस देना पड़ेगा। और अगर पूंजीगत व्यय अगर कर रहे हैं, यानी कि किसी मशीन पे आप खर्चा कर रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ज़्यादातर बेहतर माना जाता है कि पूंजीगत सरकार व्यय करे, लेकिन पूंजीगत व्यय जो है वो आपका कम होता है। क्यों? क्योंकि पूंजीगत व्यय जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे दिखता नहीं है या जनता को प्रभावित नहीं करता, इसलिए पूंजीगत व्यय करने से ज़्यादा आपको क्या होता है, राजस्व व्यय, क्योंकि राजस्व व्यय से डायरेक्ट जो जनता है वो प्रभावित होती है। मैया योजना दिया गया तो मैया योजना से डायरेक्ट जनता प्रभावित होगी। उतना ही बजट को 13,000 करोड़ जो बजट है उसको अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती इम्प्रूव करने के लिए तो हो सकता है डायरेक्ट उतने लोगों को वो प्रभावित ना कर पाए। इसीलिए यहाँ पे सरकार जो है राजस्व व्यय में ज़्यादा दिमाग लगाती है और पूंजीगत व्यय में कम दिमाग लगाती है। अब देखिए सरकार का जो आय का स्रोत है वो कहाँ कहाँ से है, तो देखिए ऋण का वसूली जो है यहाँ पे हिंदी में हम डाल दिए हैं। इधर जो है आपका बजट वाला जो दिया गया है डॉक्यूमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो है आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम डाल दिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जो आपका स्टेट का शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है, सेंट्रल जो टैक्स लेती है उसमें शेयर जो होता है वो उसका जो है वो 32.35% है। अपना जो टैक्स है वो 24.21, मतलब ज़्यादातर पैसा जो सरकार राज्य सरकार को आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, केंद्र सरकार से। 32 दशमलव मतलब 100 रुपया में 32 रुपया जो है आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, केंद्र सरकार का जो टैक्स लिया जा रहा है या केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है उससे जो पैसा आ रहा है राज्य सरकार का हिस्सा वो जो होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। फिर राज्य सरकार का अपना जो टैक्स है, जैसे कि शराब बेच रही है, गुटखा बेच रही है, इस तरह से गुटखा तो बैन कर दिया गया है, शराब बेच रही है, इस तरह से बहुत सारा चीज़ जो है सरकार का जो टैक्स है उससे आता है। तो ये सब ज़्यादा जो है वो लगभग 24 रुपया के है। फिर नॉन टैक्स वाला जो है वो लगभग 17.78% है। फिर कहीं दान दक्षिणा मिल गया, ग्रांट जो मिलता है वो आपका 11.73 है। उधारी लेके बोरोइंग करके यहाँ पे दिया गया है ऋण जो है 13.76% है। और रिकवरी लोन, हम किसी को लोन में पैसा दिए थे वो रिकवरी जो हो गया वो 0.7%, मतलब हो सकता है झारखंड सरकार किसी को ऋण में दी होगी तो वो पैसा भी रिकवरी हो गया होगा। तो ये आपका पूंजी क्या है, इनकम का स्रोत है। अब व्यय का स्रोत देख लीजिए कि व्यय का स्रोत आपका कहाँ कहाँ है। तो व्यय का स्रोत काफ़ी जगह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दैनिक भास्कर में दिया था, हिंदी में दिया है, वो चीज़ हम चिपका दिए यहाँ जो आपका बजट वाला में दिया गया है। तो फटाफट पढ़ देते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ देते हैं। तो हिंदी मीडियम वाला ज़्यादातर है तो हम यहाँ से ही पढ़ देते हैं। भू राजस्व श्रम पर्यटन IT करके वहाँ 6.2 है। शिक्षा के लिए 12.11% ही यहाँ पे है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 11.39% है। पथ और परिवहन में 4.2% पैसा जाता है। फिर यहाँ पे ऊर्जा में 6.8%, पेंशन में 7%, कृषि सेवा जल में 4.71%, कृषि कल्याण समाज में 17 कृषि कल्याण नहीं है, कल्याण और समाज कल्याण, यही जो मैया योजना जहाँ पे जा रहा है 17.17% है। पुलिस इस तरह से यहाँ पे 6.2 है। ऋण वापसी में आपका जा रहा है 6.15 है। स्वास्थ्य और पेयजल में 8.38 है। वन पर्यावरण में 0.95 है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला जो है वो है एजुकेशन पे कितना पैसा मिल रहा है, तो 6,265 करोड़। और यहाँ पे मैया सम्मान के लिए जो पैसा लिया जा रहा है आपका जो कि समाज कल्याण के अंतर्गत आता है 13,363 करोड़ लिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे तुलना करें तो इससे 2 गुना से भी ज़्यादा है आपका मैया योजना। मतलब जितना शिक्षा में काम कर रही है बजट शिक्षा विभाग को मिला है उससे ज़्यादा तो मैया योजना वाला को पैसा मिल गया है, 2 गुना से ज़्यादा, 2 गुना से। अगर 6 दूनी 12 भी करें तो उससे ज़्यादा लगभग मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो हम लोगों के मंत्री हैं, तो मंत्री हैं तो 12 मंत्री है, तो 12 मंत्रियों में से कितने मंत्री को कितना कितना पैसा मिला है ताकि वो जो है साल भर खर्चा कर सके। तो CM के पास बजट का लगभग कितना % चला गया है, 44.35%। और झामुमो मंत्रियों का जो हिस्सा है, JMM का जो हिस्सा है वो 67.71%, मतलब 100 रुपया में JMM के जो मंत्री होंगे वो 67 रुपया 7.1% जो है वो खुद रखे हैं। और बाकी जो है कांग्रेस के बारे में दिया गया है, जो कांग्रेस के मंत्री होंगे उनके पास होगा। और कांग्रेस में दीपिका सबसे पावरफुल है, ऐसा करके दिया गया। सबसे पहले तो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, वो जो है कितना पैसा रखे हैं, तो 40,687 करोड़ रुपया खुद अकेले रख लिए हैं। इसके अंतर्गत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग आता है, गृह कारा सहित विभाग आता है, पथ निर्माण विभाग आता है, भवन निर्माण विभाग आता है, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग आता है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इनके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए दीपक बरुआ जो है
395 करोड़ इनको मिला है। विभाग जो है राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग है, परिवहन विभाग आता है। रामदास सोरेन, ये भी आपको पूछेगा कौन मंत्री में है ना, किस विभाग के कौन मंत्री है, तो उसमें भी आपको ये सब काम देगा। तो रामदास सोरेन जो है जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन, जिसको अभी तुरंत आपको बताया 6265 करोड़ इनको मिला है। हफीजुल हसन जो है जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री है, इसको 1750 करोड़ रुपया क्या हुआ है, मिला। उसके बाद जेएमएम के ही है ना सुदीप कुमार है, 4620 करोड़ रुपया इनको मिला है। विभाग है नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च शिक्षा, खेल, पर्यटन। फिर योगेंद्र प्रसाद है 4760 करोड़ रुपया इनको मिला है। पेयजल स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग करके। चमरा लिंडा है, इनको SC ST और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है और पैसा है 3149 करोड़ रुपया इनको मिला है। राधा कृष्ण किशोर जो कि वित्त मंत्री हैं, उनको सबसे कम हमको लगता है पैसा मिला है 394 करोड़ रुपया है, वित्त वाणिज्यिक योजना और विकास और संसदीय कार्य का है। दीपिका पांडे जो है वो 15,702 करोड़ रुपया, तो इसीलिए कहा गया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे कांग्रेस में ये। ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग है इनका। फिर इरफान अंसारी जो है 9196 यानी करोड़ रुपया है। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण विभाग का खाद्य एवं आपदा प्रबंधन है। फिर 4000 करोड़ रुपया है कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग जो मिला है, शिल्पी नेहा तिर्की को मिला है। उसके बाद राजद के हैं, एक है संजय प्रसाद जो है 1418 करोड़ इनको मिला है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग है। तो कुल मिला के यहाँ पे हेमंत सोरेन को सबसे ज़्यादा पैसा मिल गया है और वित्त मंत्री जो कि बजट पेश किए उन्हीं को सबसे कम पैसा, हमको जहाँ तक लगता है सबसे कम पैसा इन्हीं को 395 394, हाँ सबसे कम पैसा इन्हीं को आपको क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। तो CM हेमंत के पास सबसे ज़्यादा और वित्त मंत्री राधा कृष्ण के पास सबसे कम पैसा है। बजट में और भी बहुत सारे बात कहे गए हैं, जैसे दसम फॉल, हुंड्रू फॉल, नेतरहाट और पतरातू में बनेंगे ग्लास ब्रिज, जैसे कि आपको बिहार में देखने को मिलता है। जूना, हुंड्रू फॉल, कैलेश्वरी और त्रिकुट में बनेंगे रोपवे, जो कि रोपवे त्रिकुट वाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, मतलब दुर्घटना देखने को नहीं मिलेगा, इस तरह का रोपवे देखने को मिलेगा। खुटी का पेरवा गाग पुंडी क्या पांडा पुनिंग होगा ना, विकसित होगा इको टूरिज्म सर्किट। तपोवन मंदिर रांची का होगा विकास। सिंदरी और देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क होंगे शुरू। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो है यहाँ पे नेक्स्ट बजट में यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दसम का हुंड्रू फॉल में ग्लास ब्रिज बनेगी, 3 नए फ्लाईओवर है, ये सब पेपर वगैरह में थोड़ा सा डिटेल वाइज आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हरमो नदी से कड़रू, कुकर और बरियातू रोड का होगा जाम मुक्त, यहाँ पे ओवर ब्रिज अभी भी बन रहा है और भी आगे बनने के बारे में यहाँ पे दिया होगा। तो ये सब सारा चीज़ जो है हमारे लोगों के बजट में था मुख्य रूप से। वैसे टेक्निकली देखिए तो और भी बहुत सारा चीज़ जो है, जैसे बजट घाटा जो है, राजकोषीय घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, ये सब भी हम बता सकते थे, ये सब भी है ना जानने के लिए। लेकिन अभी तुरंत में कोई झारखंड का एग्जाम होने वाला है नहीं, तो इतना ज़्यादा टेक्निकली में हम लोग जाएंगे क्या, क्योंकि इतना बेसिक सा चीज़ बताने में ही हमको लगता है आधा घंटा से ज़्यादा, आधा घंटा लगभग हमको टाइम लग गया। तो उतना थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो थोड़ा सा और भी टाइम लगेगा और बताने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है। अगर धैर्यपूर्वक नहीं देखिएगा या पहले से थोड़ा बहुत आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हो सकता है उसको समझने में दिक्कत हो सके। तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको बताने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।